चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हसीन जहां ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन की बधाई देने पर मुझे रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं। धमकी मिलने के बाद हसीन जहां ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। हसीन जहां ने ट्वीट कर भूमि पूजन की बधाई दी। रामपुर में आजम खान का करीबी पूर्व सीईओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया है। आले हसन गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे। आले हसन के खिलाफ करीब 56 केस दर्ज हुए। कानपुर में महिला ने डीएम के पैर पकड़कर गुहार लगाई है। महिला ने कोरोना संक्रमित पिता की मौत के बाद मां और भाई को बचाने की गुहार लगाई है। साथ ही महिला ने डॉक्टरों पर लापरवाही से पिता की मौत का आरोप लगाया है। भगवान परशुराम के नाम पर हो रही सियासत पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आपत्ति जताई है। अखाड़ा परिषद ने भगवान को जाति में बांटने का आरोप लगाया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि राम और परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सपा नेताओं के ब्राह्मण प्रेम पर सवाल उठाए हैं। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया कि चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की, ब्राह्मणों का न सिर्फ उत्पीड़न हुआ है बल्कि अपमानित करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा गया। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रश्न पूछा। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जानना चाहता है कि आपकी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक कितने ब्राह्मण राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष बने, कितने जिलाध्यक्ष ब्राह्मण हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। जिला अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन का ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ऑपरेशन के नाम पर मरीज के तीमारदार से 10,000 रुपए लिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद ओटी टेक्नीशियन की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ थाने के प्राथमिक विद्यालय चुभकी में गए फर्जी कांड शिक्षा अधिकारी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। फर्जी खंड शिक्षा अधिकारी की पिटाई के बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फर्जी खंड शिक्षा अधिकारी 2 दिन पहले निरीक्षण के बहाने विद्यालय गया था। विद्यालय की शिक्षिका से कार्रवाई न करने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे थे। R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौन में लड़की के सुसाइड मामले में कार्रवाई हुई है। उरई कोतवाली में तैनात दरोगा योगेश को लाइन हाजिर किया गया है। जिलाधिकारी मन्नान अख्तर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। परिजनों ने लड़की के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। नोएडा में बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। कंपनी के अंदर फंस जाने से आग की चपेट में आने से कंपनी के गार्ड की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो गया। आग की यह घटना सेक्टर 63 HM ट्विस्ट कंपनी की है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश कृष्णानगर से हत्या के मामले में वंचित चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक और असलहा बरामद किया है। शामली में कस्बा थाना भवन इलाके में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने अवैध हथियार से फायरिंग की। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। हापुड़ रेप कांड में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती रेप पीड़ित
पीड़िता की हालत स्थिर है। रेप पीड़िता बच्ची का ऑपरेशन सफल हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। हापुड़ के अपहरण के बाद 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात मुबारकपुर गांव में 2 बेटों ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। दोनों बेटों ने घरेलू विवाद में पिता का गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। दोनों भाई चुपके से शव को जलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को उपलों से बाहर निकालकर दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज के घुमनगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक हाईकोर्ट के वकील से भिड़ गए। युवकों पर मारपीट के साथ फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। वकील ने मुकदमे की पैरवी करने के चलते विवाद करने का आरोप लगाया है। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते मंदिर में पूजा कर रहे युवक की हत्या कर दी गई। बेखौफ दबंगों ने लोहे की रॉड से युवक की पिटाई की। गुस्साए परिजनों ने शव को NH 35 पर रखकर रोड जाम किया। गोरखपुर में शाहपुर इलाके के राणा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। मरीज को पेट दर्द की शिकायत को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। कानपुर नरवल थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में 3 पहले दीवार तोड़ को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई। गोलीबारी में एक लड़की घायल हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली कोशिश की। घटना पर मौजूद मल्लाहों ने डूब रहे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से बाहर निकाला। गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला किया है। गोरखपुर के 4 थाना क्षेत्रों में 1 सप्ताह तक लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। जिले के 4 इलाकों में आज से 17 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर मचे घमासान में बीएसपी की मुखिया मायावती ने रविवार को समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई। सपा शासन में ब्राह्मण समाज का सर्वाधिक शोषण और उत्पीड़न क्यों हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव नजदीक आने पर सपा की ओर से राजनीतिक स्वार्थ में प्रतिमा लगाने की बात कही जा रही है। राज्य में 4 धाम यात्रा अब सभी के लिए खोल दी गई है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को भी 4 धाम पर भेजा जा सकेगा। कोरोना काल में यात्रा करवाना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को यात्रा पर आने की परमिशन मिलने के बाद अब यात्रा मार्ग पर डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे यात्रा पर आने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देहरादून में लगातार बारिश की आफत जारी है। मौसम विभाग का 4 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में तेज बारिश की आशंका जताई है। साथ ही शासन ने जिलों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश रविवार को भी जारी रही। इसके कारण राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच इडुक्की भूस्खलन में 17 और लोगों की मौत के साथ हादसे में मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। मौसम विभाग ने कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम व अल्लपुझा जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। IIT भिलाई के विद्यार्थियों ने एक ऐसा गेमिंग ऐप बनाया है जो खेलने वाले द्वारा बार बार दोहराई जा रही गलतियों की गणना और विश्लेषण कर अजमाइर का पता लगाएगा। इससे व्यक्ति को वक्त रहते इलाज कराने में मदद मिलेगी। यह ऐप बनाकर विद्यार्थियों ने हैकाथॉन में 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी जीता है। BCCI सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ 19 नवंबर की संभावित तारीख के साथ घरेलू सत्र शुरू करने की योजना बना रहा है। IPL की विभिन्न टीमों से खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी क्वारंटीन से जुड़े नियमों के कारण कुछ शुरुआती दौर के मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रविवार को कहा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे की जांच में समय लगेगा। विमान के ब्लैक बॉक्स को आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। केरल पुलिस ने भी हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, तो वहीं हादसे में मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सीमा क्षेत्र में तनाव पैदा हो रहे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सादे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थित सभी सुरक्षा चौकियों व क्षेत्र इकाइयों को स्वतंत्रता दिवस के दिन इंडिपेंडेंस डे वॉक के आयोजन का निर्देश दिया है। सभी कमांडरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी अन्य कार्यालयों व प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश मोर्चे की हर सीमा चौकी पर 14 और 15 अगस्त की रात गुजारें। एलआईसी मौजूदा कठिन समय में जोखिम आवरण को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पॉलिसी धारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का मौका देगी। बीमा कंपनी ने 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत एलआईसी की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वैक्सीन पर सबकी नजर है। वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। दुनिया के कई देशों में फिलहाल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या अगले 2 दिनों में दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत मिलने जा रही है? सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आएगी? कोरोना के कारण नए साल में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल के मुकाबले कमी रही है, लेकिन अप्रैल के बाद यह गिरावट तेज हो गई। माना जा रहा है कि अप्रैल में एलएसी पर चीन के साथ टकराव और चीन सामानों के खिलाफ बने माहौल पर असर भी हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स को भी जिसका दावा है कि चीन से होने भारत के आयात में कमी नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो भारत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ व्हाट्सएप चैट शेयर किया है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन प्रियंका के बारे में चिंता व्यक्त की है और रिया के परिवार की प्रशंसा की है। रिया चक्रवर्ती ने एक व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो उनके प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत के साथ के हैं, जिसमें सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका के रिया के साथ व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की थी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का विरोध किया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच को बेहतर बताते हुए आरोप लगाया है कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे से बड़ी साजिश चल रही है। राउत ने इस बयान पर जेडीयू ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत से पूछा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं। पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद आज भारत में सोने और चांदी की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.46% बढ़कर 55,040 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 1.43% बढ़कर 75,220 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले सत्र में सोना 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम फिसला था, जबकि चांदी लगभग 1,600 रुपये प्रति किलोग्राम। इस साल अब तक भारत में सोने की कीमतें 40% से अधिक है। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए दिसंबर 2019 में ऑक्शन हुआ था। ये एक मिनी ऑक्शन था क्योंकि 2021 के सीजन के लिए दिसंबर 2020 में मेगा ऑक्शन होना था जिसमें टीमें फिर से बनाई जाती, लेकिन अब ये संभव नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च को हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और लीग को सितंबर-नवंबर तक के लिए टालना पड़ा। ऐसे में अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होना लगभग असंभव हो गया है।
अधिक रिटर्न की उम्मीद में कोरोना काल के दौरान म्यूचुअल फंड के प्रति निवेशकों के रुझान में बढ़ोतरी आई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल जून में जनवरी मार्च के मुकाबले निवेश खातों की संख्या में 17.96 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,609 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 72,650 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। साथ ही कोरोना से 2,069 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 47,890 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के 230 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 9,632 पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना से 6,134 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही कोरोना के 125 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 3334 केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के एक दिन में 62,064 नए केस सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 1,007 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22,15,075 हो गई है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एस कलेर ने नैनीताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों पर श्रम कानून में बदलाव करके उनके साथ अन्याय कर रही है। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने और गरीब मजदूरों के हक को मारने की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है, जिसके लिए बाकायदा उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में इस अधिनियम को पास कर इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। चमोली कपीरी सड़क मार्ग पर चट्टान टूटने से एक कार पत्थर की चपेट में आ गई। कार में 3 लोग सवार थे और तीनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कार पर पत्थर आए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक जो है उस वक्त माहौल रहा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर सुबोध उनियाल ने पलटवार किया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत पीएम मोदी के नाम से खौफ खाते हैं। बता दें कि हरीश रावत ने कहा था कि 2022 में पीएम से नहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से चुनावी टक्कर होगी। कांग्रेस की वर्चुअल रैली पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस उनके कार्यक्रमों की नकल कर रही है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कहा है कि प्रदेश की सरकार ने पारदर्शिता के साथ करोड़ों रुपए गांव के प्रधानों के खाते तक पहुंचाए हैं, जिससे उन गांव में विकास के कार्य हो सके।